Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and namaskar. Good evening to everyone. This is Fakhar Yusufzai and you are watching my YouTube channel. और उसके ऊपर प्रोग्राम है डिबेट विद फखर। डिबेट विद फखर में आज बात करेंगे यकीनन हिंदुस्तान पाकिस्तान का। मैं इसलिए बहुत ज्यादा जिक्र करता हूं, चर्चा करता हूं कि यार हमारे एक दूसरे के साथ नोक जोंक ये वो मतलब चलता रहता है, तो इस वजह से ज्यादा डिस्कशन भी शायद इस हवाले से होती है और फिर हमारे व्यूअर्स को भी मजा आता है और यकीनन मुझे खुद भी पर्सनली मजा आता है कि जब हिंदुस्तान के दोस्त भी हमारे साथ बैठे हो और उसमें पाकिस्तान के दोस्त भी हमारे बैठे हो तो अच्छी डिस्कशन हमारी होती है, हर कोई अपनी बात करता है। आज की डिस्कशन होगी, बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है इंडिया में वैक्सीनेशन के हवाले से, यकीनन उस पर बात करेंगे। इस रीजन में मेरे ख्याल में इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जहां पर आज बहुत लार्ज स्केल पे नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीनेशन स्टार्ट की है। कोरोना वैक्सीन लोगों को लगनी शुरू हुई है, एक अच्छी खबर है मेरे ख्याल में इस रीजन के हवाले से। पाकिस्तान अभी मेरा ख्याल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि कहां से उन्होंने खरीदनी है, बट राइट नाउ अभी तक जो हम ये रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे थे उस वक्त तक कोई कंफर्म न्यूज नहीं आई कि कहां से खरीदेंगे, कब खरीदेंगे। लेकिन फरवरी मार्च की कुछ जराए बता रहे हैं कि शायद उस वक्त तक हमें ये वैक्सीन अवेलेबल होगी। इस चीजों के ऊपर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया हमारे दो बड़े मोहतरम सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे इंडिया से। रोहित शर्मा भाई आपको नमस्ते कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, गुड इवनिंग कहते हैं। और उसके साथ यकीनन आप बिल्कुल सारे वाकिफ है, चौधरी हमीद पोटी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट भी मैं उनको कहता हूं और पॉलिटिकल फिगर भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। आपको भी नमस्ते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया हमीद साहब, क्योंकि रोहित भाई हमें इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं तो स्टार्ट हम उनसे ले लेंगे। एक आज बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है इंडिया के अंदर, एक बहुत बड़ी खबर थी क्योंकि जब कोरोना शुरू हुआ था 2019 में तो किसी को नहीं पता था कि इसका होगा क्या और इसकी वैक्सीन और ये वो। तो अब आज फाइनली न्यू ईयर 2021 में इंडिया ने स्टेप उठाया और वहां पे वैक्सीनेशन का जो है आज उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने आज आगाज किया। और जितने भी मेरे मतलब वहां लोगों से कल बात हो रही थी तो यही बात कर रहे थे कि यार वी ऑल आर बिजी, मतलब इज दिस कैंपेन। तो काफी एक गहमा गहमी थी और अभी मेरा ख्याल ये लगी रहेगी क्योंकि बहुत बड़ी, शायद दुनिया की सबसे बड़ी कैंपेन है। तो मेरा ख्याल रोहित की तरफ जाएंगे और रोहित ही हमें अगर उसके ऊपर तफसील बता दें तो वो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। जी रोहित, आज डे था वैक्सीनेशन का, यकीनन आपने कवर भी किया होगा एज ए जर्नलिस्ट। क्या देख रहे हैं, लोगों का रुझान क्या है, क्या कह रहे हैं? क्योंकि किसी को यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी ये वैक्सीनेशन और ये सारी चीजें हो जाएंगी और हम इसको अवेल कर सकेंगे। देखिए, इस पर तो कोई शक नहीं कि वायरस की वैक्सीन तो बड़ी मुश्किल से बनती है और हमारे पास दो वैक्सीन बनी हुई हैं इंडिया में और दोनों की दोनों इकट्ठे ही रिलीज हुई हैं। एक वैक्सीन जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट साइरस पूनावाला की, वो ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर बनी है, और दूसरी इंडिजिनस, टोटली इंडिजिनस वैक्सीन है। ये दोनों की दोनों वैक्सीन हम लोग दे रहे हैं। ये टोटली इंडिजिनस वैक्सीन जो है वो भारत बायोटेक ने बनाई है। तो इन दोनों का एडमिनिस्ट्रेट आज से शुरू कर दिया हम लोगों ने करना, और आज हमने 1.91 लाख लोगों को वैक्सीन दे दी है। हालांकि ये डबल शॉट वाली वैक्सीन है। एक सुना है कि एक जॉनसन एंड जॉनसन की भी आने वाली है अगले कुछ ही दिन में इंडिया में, वो सिंगल शॉट वाली है, ये डबल शॉट वाली है। तो ये एक लगेगा, 15 दिन बाद दूसरा लगेगा। एक्चुअली ये ट्रायल फेज में गई थी इससे पहले, करीब 15 दिन पहले कुछ जर्नलिस्ट को और कुछ सोशल मीडिया वर्कर्स को और कुछ डॉक्टर्स को, कुछ नर्सेस को, कुछ लोगों को जो कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनको दी गई थी और सक्सेसफुल निकला था, जिसमें मेरे कुछ दोस्त भी थे, उन सबको दिया गया था, सक्सेसफुल निकला। उसके बाद ये आज एडमिनिस्टर करनी शुरू की सबको। और अभी तो स्टार्टिंग में तो 1.9 लाख 130 करोड़ के कंट्री में क्या होता है, विद द टाइम इट विल टेक फुल स्ट्रेंथ, और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पूरे कंट्री को इम्यूनाइज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। मींस 130 करोड़ का इम्यूनाइज करने में टाइम लगता है, बट उतना नहीं लगना चाहिए जितना नॉर्मल में लगता है। ठीक है, बिल्कुल सही है रोहित जी, आपने बिल्कुल हमें इसके बारे में बताया। हमीद साहब, पाकिस्तान की अभी चेमगोइयां हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है क्योंकि आपका ताल्लुक हुकूमती पार्टी से है और यकीनन हुकूमती जितने भी कैबिनेट के लोग हैं उनके साथ भी आपकी मुलाकात भी होती होगी और बात भी यकीनन इस बारे में होती होगी। अभी तक क्यों नहीं कर सके? मतलब हिंदुस्तान की आबादी अगर देखें तो तकरीबन 1.5 बिलियन, 1.5 अरब के आसपास है, हमारी 22 करोड़ है, तो शायद हमें इतनी बड़ी क्वांटिटी चाहिए भी नहीं।
तो फवाद चौधरी साहब तो अक्सर कहते रहते हैं कि हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, वहां पे ये कर रहे हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। लेकिन हमें फाइनली, मुझे जो अंदाजा है या मुझे जो अभी तक पता चला, हमने इंपोर्ट करनी है, लेकिन कोई क्लैरिटी नजर नहीं कि कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे और क्या उसका प्रोसीजर होगा। तो अगर आप थोड़ा सा बता सकें तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पाकिस्तान ये जो कोरोना वायरस था सबसे बेहतर पाकिस्तान ने मैनेज की। अब सेकंड वेव में भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान का वो हाल नहीं है जो दुनिया के बहुत से मुल्कों का है। अगर आप यूरोप चले जाएं, इंग्लैंड, स्पेशली अमेरिका या इवन हिंदुस्तान में, और अभी ये ट्रायल बेसिस पे है, इसमें कोई शक नहीं है। हिंदुस्तान ने कल पहला डोज रिलीज किया है जो लाख के करीब रोहित बता रहे। पाकिस्तान में भी इसकी प्रिपरेशन है। आप जानते हैं कि आज से कुछ तकरीबन मेरे ख्याल में 4-5 हफ्ते पहले चाइना स्पेसिफिक एक वैक्सीन थी जो यहाँ पिम्स में और बाकी के जो हॉस्पिटल्स में वहाँ पे वॉलंटियर्स को ट्रायल किए जा रहे थे। और मेरे ख्याल में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्दी डिसीजन बना के या ये जो वैक्सीन है ये लोगों तक पहुंचाएं। मगर ये वैक्सीन ज़रूर अभी आउट हुई है, पता नहीं इसकी क्या आउटकम होगी, क्या इसकी एक्यूरेसी होगी, क्या इसकी क्योरेंस होगी और इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे या नहीं होंगे, ये बाद में आने वाले वक्त इसका तयन करेगा। जबकि अभी तकरीबन मेरे ख्याल में 1 साल पूरा हो गया है। जनवरी में चाइना में सबसे पहले केसेस डायग्नोज हुए थे। तो अल्लाह करे दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो इस वैक्सीन की वजह से महफूज हो जाएं इस बीमारी से। मगर एक चीज़ समझ में नहीं आ रही फ़खर के, आप देख लें कि बाकी की जितनी भी बीमारियां हैं वो पस से पर्दा चली गई हुई हैं। फर्ज करें हार्ट डिजीज़ की थी जो, या लंग्स की थी जो, जितनी कैंसर की डेथ्स हो रही थी या बाकी चीज़ों से, उसके कोई फिक्र नहीं आ रहे। 1 साल में लगभग मेरे ख्याल में अबाउट कोई 7-8 लाख के मेरे ख्याल मिलियन के करीब डेथ्स हुई हैं और 7.5 अरब की आबादी में मेरे ख्याल में इसमें कोई शक नहीं, एहतियात तो बहुत ज़रूरी है और ये है भी कोई नई किस्म का वायरस। मगर यकीन है मुझे कि इंशाल्लाह ये अभी अगले महीने 2 महीनों में जब रिजल्ट आएगा दुनिया से तो इसका पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा। ठीक है हामिद साहब, क्योंकि हमें अभी तक इसकी वैक्सीनेशन के हवाले से नहीं, हालांकि मेरे कुछ उस्ताद असातिज़ा में से हैं, कुछ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो उनसे कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी, तो कह रहे हैं कि हुकूमत ने अपने कुछ लोगों को दी भी है, कुछ लोगों को मिली भी है बड़े स्केल पे जो है वो मिनिस्टर्स को, और इनको लगी भी है, लेकिन आम आदमी के लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन खैर मिनिस्टर्स को भी नहीं लगी। ये मेरे ख्याल में आपकी इंफॉर्मेशन इतनी, मैं चूंकि मेरे इंटरेक्शन हुआ था कल सेनेटर रहमान मलिक साहब से, वो कहते थे कि मुझे कहा गया है कि ले, मगर मैंने उन्हें कहा जी कि सबसे पहले जो फोर फ्रंट पे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं या जो लोग एक्सपोजर टू पब्लिक है, उनसे ये शुरू करें और बाद में हम भी इंशाल्लाह इसमें शामिल होंगे। मगर ये बिल्कुल गलत है कि मिनिस्टर्स ने ले लिए और बाकी के सब जो अभी रहते हैं वो लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिनिस्टर्स को लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ हरियाणा के एक मिनिस्टर थे अनिल विज, उनको दी गई थी, 5 दिन बाद कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो वो लेने का फायदा क्या हुआ? तो वो भी प्रॉब्लम है। वो मैं ये कहता हूं कि अभी रिजल्ट्स आने बाकी हैं कि क्या होगा। वो उन्होंने दूसरी ली थी, ये 2 नहीं ली थी, उससे तीसरी एक और ली थी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। एक्चुअली जो मेरा कहने का मकसद ये था कि आम आवाम के लिए अवेलेबिलिटी अभी फिलहाल उसकी नहीं है हुकूमत की तरफ से, लेकिन ये इतलात बड़ी जिसे कहते हैं कि क्रेडिबल सोर्स से मुझे मिली थी कि ये हुआ है। लेकिन खैर एनीवे ऐसी कोई वो नहीं है। होपफुली अब फरवरी तक वेट कर लेंगे, जनवरी तो आधे से ज्यादा गुजर गया, फरवरी भी आ जाएगा और मार्च भी आ जाएगा, फिर देख लेंगे कि क्या करते हैं इमरान खान साहब इस हवाले से। एक बात रोहित जी, कश्मीर एक इशू है हिंदुस्तान में, तो खैर अब ये बहुत ज्यादा बात की जाती है कि ये कोई इशू नहीं है, ये एक मैटर है हमारा, बल्कि अब कोई उसमें वो मैटर भी नहीं रहा। हमारी मतलब सारी सेटलमेंट हो गई है, कश्मीरी लोग भी खुश हैं 370 के बाद, और ये सारी चीजें नॉर्मलाइज हो गई। कल 2 दिन पहले एक पार्लियामेंटेरियन ने, बल्कि एक पार्लियामेंटेरियन ने, मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियन ने, ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन ने, उन्होंने बात की इस हवाले से कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं और वो लोग जो हैं उनका वो लॉकडाउन में रहे हैं और उनके साथ जो है बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रही है। उन्होंने ये बात की कि वो जो असलहा खरीद रहा है हिंदुस्तान
उससे ब्रिटेन से, तो उसको बंद किया जाए क्योंकि उनके खिलाफ वो इस्तेमाल हो रहा है। इस हवाले से, क्योंकि यकीनन आप एज ए जर्नलिस्ट कवर करते हैं, क्या मतलब जिसे कहते हैं रिएक्शन आया है फॉरेन ऑफिस ऑफ इंडिया से, क्या कह रहे हैं इस स्टेटमेंट के हवाले से? देखिए, ये जो डिबेट हुई थी पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि ये डिबेट हुई थी वन साइडेड वर्जन पे। उन्होंने सिर्फ पाकिस्तानी वर्जन पढ़ा था, इंडियन वर्जन नहीं पढ़ा था। अगर वो डिबेट करने जा रहे थे तो हमसे बात करते, हम उन्हें डिटेल्स दे देते कि हमारी साइड का क्या वर्जन है, और इंडिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब जहां तक बात यह है कि जो भी डिबेट हो रही है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट हमारे कश्मीर पे डिबेट कर रहे हैं, अच्छी बात है, करें, लेकिन क्या वो हमारे पर बाइंडिंग है? हमारे पर बाइंडिंग तो नहीं है। अगर हम अपनी पार्लियामेंट में एक डिबेट कर लें कि उनकी जो क्वीन है, उनकी क्वीन को स्टेप डाउन कर देना चाहिए और हमारे नरेंद्र मोदी को वहां का किंग बना देना चाहिए, तो वो मान लेंगे क्या? तो हम क्यों माने भाई उनकी डिबेट को? करना वो, तो ये लेट देम डिस्कस। इनफैक्ट कश्मीर इशू पे हम लोग यूएनएससी में 2 बार, पिछले साल 2020 में 2 बार पाकिस्तान गया था। यूएनएससी में सारे मेंबर्स ने मना कर दिया कि वी वोंट टॉक ऑन इट, हम इस पे बात ही नहीं करेंगे। एक बार जनवरी में गया था, क्लोज डोर डिस्कशंस हुई थी, किसी ने रिएक्शन नहीं दिया। एक बार 370 हटाने की एनिवर्सरी में अगस्त में गया था, सबने मना कर दिया कि नहीं नहीं, इस इशू को यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे। व्हेन इंटरनेशनल कम्युनिटी इज विद अस, आईओसी नहीं है पाकिस्तान के साथ, सऊदी अरेबिया से रिलेशंस खराब हो रहे हैं कश्मीर की वजह से, क्योंकि वो इंडिया का स्टैंड मानता है, तो हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है कि वो, अगर वो एक थर्ड ग्रेड इकोनॉमी है, मतलब हमारे एक मिनिस्टर बोल चुके हैं थर्ड रेटेड पावर है ब्रिटेन, तो उससे फिर हम क्या लें? हमें क्या मतलब? इफ द गवर्नमेंट कंसिडर्स इट अ थर्ड रेटेड पावर, तो गवर्नमेंट को क्या लेना देना? गवर्नमेंट सीधे बोलती है भाई हमारा कोई मतलब नहीं है, वो जो करें हमें कोई मतलब नहीं उससे। अच्छा, हमीद साहब, जो रोहित ने बात की कि गवर्नमेंट कहती है कि हमें कोई लेना देना नहीं है, अक्सर औकात ऐसी जब डिस्कशन कोई छोटी सी भी हो जाती है जिनेवा में या कहीं और, तो उसको इंडियन मीडिया उठा के बड़ा उसको हाईलाइट करता है कि ये देखिए जी, पाकिस्तान इतना बड़ा जुल्म कर रहा है बलूचिस्तान में और वहां पर, और यहाँ पर एक पार्लियामेंट में ये चीज हुई। लेकिन वो कह रहे हैं कि मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि यार ये थर्ड ग्रेड इकोनॉमी है, इनकी क्या मजाल है कि हमारे बारे में बात करते हैं। हालांकि ब्रिटेन इस वक्त भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी, अगर यूएस के बाद हम किसी को देखते हैं तो शायद उसमें जर्मनी, यूके और फ्रांस, ये 3-4 कंट्रीज इस रीजन के आते हैं। हम ये तो नहीं कहते कि अमेरिका या चाइना जितनी बड़ी इकोनॉमी होगी, लेकिन इस वक्त भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी। सर, आप क्योंकि वहां रहते हैं और वाकिफ हैं, क्या मतलब इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है कश्मीर इशू के हवाले से अगर हम बात करें तो? देखिए फखर, ये जो रोहित कह रहे हैं ना कि उन्हें हमसे भी पूछ लेना चाहिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट में ना पाकिस्तान से पूछा है ना ही उसको हिंदुस्तान से पूछना है कि हमने क्या करना है। वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीर से क्या खबरें आ रही हैं, उसके बेस पे वहाँ के पार्लियामेंट में ये जो डिबेट हुआ है। और सच्ची बात है, वो रियलिटी है, रोहित माने या ना माने, ये भी मेरे ख्याल में वो हिंदुत्व के इन्फ्लुएंस की वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं। अदरवाइज ही इज अ वेरी गुड जर्नलिस्ट, I mean he's a very good person in, I believe he is a very straightforward journalist too। हकीकत ये है कि कश्मीर, मकबूजा कश्मीर जिसे मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं भी कश्मीर ही का बेटा हूँ, वहाँ पे 17 महीने हो गए कर्फ्यू है। और वो किस बेस पे कह रही है? सारा ओन ने, जिसने ये डिबेट शुरू किया या किया, वहाँ पे कश्मीरी मकबूजा कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं जो लूटन यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में, और उनको प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनके वहाँ पे जो फीसिस है वो श्रीनगर से या दूसरी बारामूला या दूसरी जगहों से वहाँ पे उनको नहीं पहुँच रही। और उन लोगों ने भी अप्रोच किया पार्लियामेंट को कि देखें, हमारी तो कम्युनिकेशन सिस्टम ही नहीं है। जब तक हिंदुस्तान रियलिटी को फेस नहीं करेगा, ये चीज़ किसी सूरत ना हिंदुस्तान बेहतर मुल्क बन सकता है और ना ही ये दुनिया को ये झूठ की रवानगी में और बेहतर कोई मैसेज दे सकता है। हम अपने आप को चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना समझे या कहें, हम तब तक अच्छे नहीं हो सकते जब तक बाहर के दुनिया या बाहर के ऑब्जर्वर्स इस चीज़ का हमें ये ना कहें जी कि ये काम ठीक है या नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान के किसी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं कि जब तक कश्मीर का मसला रिजोल्व नहीं होगा, इस रीजन में अमन नहीं आ सकता, ये माने या ना माने। और इसमें सबसे ज्यादा अगर जुल्म कर रही है बीजेपी की हुकूमत, और वो एट ए सेम टाइम सफर भी कर रही है। ये देखें, जो ताकत का नशा होता है ना, ये जब
चूर चूर हो जाता है तो उसके बाद इंसान को वो जो बीता हुआ वक्त या घड़ी है वो वापस नहीं आते। अब भी हिंदुस्तान की हुकूमत को ये रियलाइज करना चाहिए, जो रोहित साहब कह रहे हैं जी कि OIC भी नहीं हमारे साथ और बाकी की दुनिया के साथ हमारे तलाकात इतने अच्छे नहीं है। मैं इसे इसलिए इत्तेफाक नहीं करता कि देखें, पाकिस्तान ने कभी भी गलती की साइड पे नहीं खड़ा हुआ। पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है। मैं इसी गवर्नमेंट की, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट की आपको एग्जांपल देता हूँ। जब ये वज़ीर आज़म बने थे तो इसने वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को ये मैसेज दिया था कि हम बेहतरी के लिए, हम दोस्ती के लिए अगर आप एक कदम उठाएंगे तो हम 2 उठाएंगे। हुआ क्या उसका नतीजा के बाद में 35A वो रिमूव कर दिया गया, दूसरा जो आर्टिकल 370 था वो रिवोक कर दिया गया, और कश्मीरियों, ये दुनिया मान रही है, रोहित साहब माने या ना माने, कि कश्मीर एक दुनिया का ब्यूटीफुल प्रिजन में कन्वर्ट हो चुका हुआ है। आप चाहे इसमें वेस्ट देख लें, इवन अमेरिकन देख, सबके साथ, मगर बेहिसी इस कदर है कि इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ लोगों के बहुत ही वसी इंटरेस्ट है जिसकी वजह से ये बात वो उतनी खुलकर नहीं कर रहे जो करनी है। और कश्मीरी मेरे ख्याल में वो जो अब जंग ये आज़ादी की लड़ रहे हैं वो अपने बलबूते पर लड़ रहे हैं, और दे हैव गॉट राइट टू डिफेंड देयर सेल्फ। आप देख लें 9 लाख फौज किस रीजन में है, मुल्कों की फौज नहीं है इतनी, पाकिस्तान की फौज इतनी है इतनी जितनी हिंदुस्तान ने वहाँ पे श्रीनगर में फौज रखी हुई है। और वो फौज बहुत ही डिमोरलाइज्ड हो चुकी हुई है, माने या ना माने। या आए दिन जितनी भी सोशल मीडिया पे जितनी भी इनकी पोस्ट आती हैं इनकी फौजियों की, या जितनी भी क्रिटिसिज्म उनकी तरफ से अपनी हुकूमत की तरफ से आती हैं, वो अगर मैं उसको रिपीट करूंगा तो कोई ये नहीं कि वो बहुत ज्यादा उसमें ऐड हो जाएगा। ये एक खुली किताब है। ठीक है, ओके। अमित साहब सही है। अच्छा रोहित जी, एक इशू चल रहा है कश्मीर से, मतलब अगर हम रुख करें चाइना और हिंदुस्तान के दरमियान, इस पे बहुत सारे, मतलब अभी लास्ट वीक भी आपके आर्मी चीफ नरवाने साहब की एक स्टेटमेंट आई थी कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये बात हुई, लेकिन एक रिपोर्ट में आज पढ़ रहा था और उसमें ये लिखा हुआ था कि चाइना के खिलाफ इंडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है अमेरिका के हाथों। क्या मतलब इसके अंदर मतलब सच्चाई क्या है? क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं। मेरे ख्याल एक और डिबेट में भी आपसे बात हुई थी और भी कुछ इंडियन दोस्तों से बात हुई थी, यही मैंने कहा था कि हम तो हो गए थे और हमें तो बड़ी, मतलब जैसे कहते हैं कि आज तक हम जलील हो रहे हैं उस चीज की वजह से। 40 साल या 42 साल हो गए, इतनी हमारी उम्रें नहीं है जितने की मतलब वो हम भुगत रहे हैं उसका मतलब खमियाजा है। तो क्या इंडिया में भी ऐसा हो रहा है? हालांकि इंडिया मैंने देखा जितना भी है तो उनकी एक अच्छी मतलब फॉरेन पॉलिसी जो है बड़ी तो मजबूत है, मतलब उसको लेके चलते हैं और अपने मुफादात को प्रोटेक्ट करके लेके चलते हैं। तो क्या इसके हवाले से अगर कोई आपके पास मतलब अपडेट हो, या आपका क्या मतलब नुक्ता नजर क्या है इस हवाले से? देखिए एक चीज कि इंडिया, आपने बोला पाकिस्तान यूज हो चुका है और इंडिया को अमेरिका यूज कर रहा है। ये दोनों की दोनों सिचुएशन लगभग सेम है। कैसे कि ना पाकिस्तान यूज हुआ उस समय और ना इंडिया यूज हो रहा है अब। क्यों नहीं यूज हुआ? कि आप लोगों ने अमेरिका की वॉर लड़ी होगी, राइट, जॉइंट कॉज कॉमन कॉज आ गया था, लेकिन क्या पाकिस्तान को ये ट्रबल नहीं थी कि मेरे बॉर्डर तक अब सोवियत यूनियन पहुंच चुका है, कल मेरे अंदर घुस सकता है, इसको यहां से बाहर निकालो। इट वॉज मोर ओवर अ वॉर ऑफ पाकिस्तान, और अमेरिका की वॉर भी थी क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि सोवियत यूनियन वर्ल्ड में और कंट्रीज पे कब्जा करे, लेकिन पाकिस्तान के लिए ज्यादा बड़ा डेंजर था, अमेरिका के लिए इतना बड़ा डेंजर नहीं था। कुछ ऐसा ही सूरत-हाल यहां है। वी आर फाइटिंग चाइना, राइट। अभी हम बॉर्डर पे 1 लाख से ज्यादा ट्रूप्स, कुछ सोर्सेस बोलते हैं 2 लाख पहुंच रही हैं, ठीक है। बॉर्डर पे आईबॉल टू आईबॉल खड़ी है, मिसाइल्स लगाई हुई हैं, गन्स लगी हुई हैं, बोफोर्स पहुंची हुई है, तोपें पहुंची हैं, टैंक्स पहुंच रहे हैं। यार तो हम लोगों की वॉर हुई ना, तो हम कैसे यूज हो रहे हैं? हम तो चाहेंगे कि हमें और इक्विपमेंट दे ताकि हम उससे लड़ पाए। और हमारा जो प्रेशर है और इंटरनेशनल प्रेशर जो है और अमेरिका की सपोर्ट कामयाब हो रही है। अभी पिछले 1 हफ्ते में उसने 10,000 ट्रूप्स वापस ले गया, वो रिमूविंग ट्रूप्स, डीएस्केलेशन में आ रहा है। वी डोंट नो, हो सकता है वो वापस ले आए फिर से 10,000 ट्रूप्स, अभी लेके गया ठंड की वजह से, बाद में ले आए। लेकिन वो हम लोगों की वॉर है
और वो जो अफगानिस्तान में हुई थी वो पाकिस्तान की वजह से। नोबडी इज गेटिंग यूज्ड। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, ये चौधरी साहब बेटर जानते होंगे, हमारी फॉरेन पॉलिसी बनाने वाले जो लोग हैं वो यार दे आर करियर डिप्लोमैट्स। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हो या पाकिस्तान में हमारे एम्बेसडर हो, चाइना में हमारे, दे आर करियर डिप्लोमैट्स। वो एक एक चीज को इन्स एंड आउट्स जानते हैं। हमारे मिनिस्टर्स बैठे हैं, हम बड़े आराम से अपने मिनिस्टर्स को, प्राइम मिनिस्टर को या अपने पॉलिटिशियंस को गाली जरूर दे देते हैं, लेकिन वो जब बैठते हैं अपनी कुर्सी पे तो वो अपने कंट्री का फायदा सोचते हैं। खाते होंगे, करप्शन हो सकता है, बट एनी डिसीजन, आई कैन नॉट टेल यू एनी डिसीजन ऑफ इंडियन पॉलिटिशियंस या इंडियन मिनिस्टर्स या इंडियन प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तानी मिनिस्टर्स या पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कोई ऐसा डिसीजन लिया हो जो कि एंटी कंट्री हो, कंट्री के फेवर में ही हो रहा है ना। वो करप्ट होंगे, वो खाते होंगे पैसा, मैं मान सकता हूं, दैट कैन बी, वो उनका पर्सनल आ गया, लेकिन कभी भी वो कंट्री के खिलाफ काम नहीं करते। तो हमारी पॉलिटिशियंस और हमारे जो वहां पे वो बैठे हुए डिप्लोमैट्स और हमारी ब्यूरोक्रेसी, ये इतने सालों से काम कर रहा है, दे नो इट वेयर वी आर गेटिंग यूज्ड एंड वेयर वी आर नॉट, राइट। तो इस सूरत हाल में ये बोलना चाहूंगा। और जहां तक चौधरी साहब ने ये बोला कि भाई इंडिया ने यूनिलैटरली 370 हटा दी, तो चौधरी साहब यूनिलैटरली हमने 370 हटाई क्योंकि हमारा एरिया था। आप लोगों ने 1963 में यूनिलैटरली 1900 किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाइना को दे दिया, कश्मीर का। वो आपने हमसे पूछ के दिया था क्या? तो आप हमसे बोल रहे हैं कि हम अपने एरिया में, आप अपने एरिया का, आप अपने कश्मीर पे जो एरिया है वो आप गिफ्ट कर दें किसी को। हम लॉ नहीं चेंज कर सकते, हमने तो कोई गिफ्ट नहीं किया ना। तो इंडिया क्यों ब्लेम किया जाता है हर चीज के लिए? वी आर एडमिनिस्ट्रेटिंग, वहां पे कोई कर्फ्यू नहीं है। इलेक्शन हुआ यार, उसमें बहुत अच्छा हुआ कि फाइनल डे महबूबा मुफ्ती को डिटेन कर लिया, तो वो खबरों में आ गई और रिकॉर्ड में आ गई कि फाइनल डे डिटेन हुई थी, बाकी सारे टाइम वो कर रही थी, वो कैंपेन कर रही थी। अगर वो फाइनल डे डिटेन नहीं होती तो पाकिस्तान से आता कि वो तो पूरे टाइम डिटेन थी। अब मैं कम से कम दिखा तो सकता हूं कि भैया फाइनल डे डिटेन हुई थी, बाकी दिन कर रही थी। कैंपेन हुआ, वोटिंग हुई, कौन सा कर्फ्यू है? कोई कर्फ्यू नहीं है। एवरीथिंग इज फाइन, डोंट वरी, एवरीथिंग इज फाइन। सही है रोहित जी, बिल्कुल। असल बात यह है कि हम उन लोगों से जब भी मतलब मेरी बात होती है, या हमीद साहब की तो खैर वहां पे रिश्तेदारियां हैं, इनके तो रिलेटिव वहां पे रहते हैं। हमारे मेजर गौरव साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं। वो अक्सर कहते हैं कि यार आप लोग अगर कश्मीर की बात करते तो क्या आपको कश्मीरी बोलनी आती है? तो मेरे जहन में एक सवाल आया, मैंने कहा यार ठीक है, अगर हम ये कहते हैं हमें नहीं आती कश्मीरी, आप खैबर पुख्तनख्वा में या फाटा में, जो हमारा पुराना फाटा था, उसकी आप बात करते तो क्या आपको पश्तो आती है? आप बलूचिस्तान की बात करते हो तो क्या आपको बलूची आती है? मुझे नहीं आती, मुझे बलूची सिर्फ समझ आती है, मैं बोल नहीं सकता। सिंधी मुझे समझ आती है, मैं बोल नहीं सकता। पंजाबी में बोल भी सकता हूँ और समझ भी लेता हूँ। पश्तो मेरी मदर टंग है। तो ये मतलब इश्यूज है, वहां के लोग कुछ और कह रहे होते हैं, लेकिन खैर ये आपका, मैं फिर वही कहता हूँ कि अगर वो लोग खुश हैं तो मेरे ख्याल में फिर सारी चीजें इसका मतलब है ठीक है। अमित साहब, चाइना वाला मामला है हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान, हो सकता है मतलब हम ये नहीं कह सकते क्योंकि दोनों बड़ी पावर्स हैं, हिंदुस्तान भी और चाइना भी, लेकिन दोनों की बहुत बड़ी इकोनॉमीज भी हैं। तो क्या आपको नजर आता है, मुझे तो नहीं लगता कि मतलब जंग वंग होगी, लेकिन हाँ हो सकता है जिस तरीके से रशिया को मतलब तोड़ने की कोशिश की गई, तो इस तरह हो सकता है कि डिस्टेबलाइज किया जाए चाइना की इकोनॉमी को। डायरेक्टली मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान ये चाहता होगा कि यार हम जंग कर ले, क्योंकि वो भी कारोबारी लोग हैं और चाइना उनसे भी बड़े कारोबारी लोग हैं। तो मतलब कारोबारी लोग कभी लड़ते नहीं है। फखर, मैं पहले तो जो मेजर गौरव आर्या की आप बात बता रहे हैं, मेजर साहब को ये बता देना कि कश्मीर है जो, वो दो स्टेट्स पे है, जम्मू एंड कश्मीर। जी भाई। जम्मू के जो लोग हैं वो पहाड़ी जबान बोलते हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो क्या नाम है कश्मीरी बोल रहे हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर तभी बनता है जब जम्मू स्टेट और कश्मीर स्टेट दोनों आपस में मिलते हैं। दूसरा, अब जो रोहित कह रहे हैं जी कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स पॉलिसी बनाते हैं, जिसकी वजह से देख ले तारीख में आपकी एसोसिएशन थी सोवियत यूनियन के साथ, जब वो बेचारे थोड़ी प्रॉब्लम में आए और 8-10 साल वो थोड़ी सी कमजोरी की तरफ गए, तो आप लोगों ने, आपकी ब्यूरोक्रेसी ने उनका साथ छोड़ दिया और अमेरिकन के पीछे आ गए। और वो अगर उनकी कामयाब पॉलिसी होती तो मेरे ख्याल में वो जो सोवियत यूनियन थोड़ा प्रॉब्लम में आया था वो वापस आ गया हुआ है, न्यू वो क्या कहते हैं कोल्ड वॉर ईरा में, और सब कुछ वो उसकी पावर वापस आ गई है। तो ये एक ऐसी इंडिकेशन है कि अगर आपकी ब्यूरोक्रेसी बनाती है तो वो इतनी सियानी नहीं है। दूसरा,
जहां तक तल्लक है आप कह रहे हैं चाइना का, देखिए हिंदुस्तान का और चाइना की इसमें कोई शक नहीं रेवलरी है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की रेवलरी है, इसमें कोई शक नहीं। ये प्रॉब्लम कहाँ से ये चाइना ने कब्जा किया जो लद्दाख में जो इनकी साइड पे था, कहाँ से अरेज हुई है? इकोनॉमिक कॉरिडोर ये खटक रहा है वेस्ट की आंखों में भी और हिंदुस्तान की आंखों में भी, जिसकी वजह से ये अगर आप पिछले साल चले जाएं तो ये जो इनके प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो ओपन चैलेंज कर रहा था कि कश्मीर आज़ाद कश्मीर मेरा है, मैं आ रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ, गिलगित बल्तिस्तान में मैं आ रहा हूँ, ले रहा हूँ। हमने सर्जिकल स्ट्राइक की और इतने लोग मार दिए, इतने आतंकवादी मार दिए, जो बिल्कुल एक झूठा प्रोपेगेंडा था और वक्त ने ये जाहिर किया। फिर चाइना क्यों लद्दाख में आया? इनको रियलिटी पहचाननी पड़ेगी, इनको मानना पड़ेगा। अगर ये नहीं मानेंगे तो उसी भूल गोते में ही रहेंगे। ये जो कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 इनका राइट था रिव्यू करने का, बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और यूनाइटेड नेशन ने इसको तस्लीम किया हुआ है। इन्हीं के वजीर आजम थे जवाहरलाल नेहरू जो इस मसले को लेकर गए। बाद में इसमें कोई शक नहीं साजिशें हुई जिसमें शिमला आ गया, फिर ये लाहौर अकॉर्ड आ गया, मगर इस सब कुछ अगर बदलता रहा है तो हिंदुस्तान बदलता रहा है। पाकिस्तान का शुरू से यही मौकफ रहा है कि ये प्लेबिसाइड है, जो ये कश्मीरियों का हक है और यूनाइटेड नेशन इसको दे। जबकि ये अभी ये कह रहे हैं जी कि ये तो हमारा टू टंग है। टू टंग तो पहले भी कहते थे। अब जो चाइना आया हुआ है लद्दाख में, वो कोई वैसे ही वहां पे पंजाल गीटा खेलने के लिए नहीं आया हुआ है। चाइना इसलिए आया हुआ है कि उसको पता है कि हिंदुस्तान के क्या अज़ाइम है। अगर पाकिस्तान ना होता, ये मेरी बिलीविंग है, अगर पाकिस्तान ना होता तो मेरे ख्याल में ये जो छोटी छोटी रियासतें ये हिंदुत्व आज तक उनको सबको हड़प कर गया होता। ये जो मालदीप है या ये जो भूटान है, बाकी की सारी। और हिंदुस्तान को आप देख लें, जब रोहित साहब ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान के साथ किसके तलकात, ये इन्होंने बड़ी कोशिश की इंजेक्शन लगाने की ना बांग्लादेश को कि पाकिस्तान से दूर रहो, पाकिस्तानियों को गालियां दो, किसी हद तक तो जो चलते रहे। अब हिंदुस्तान की ये हालत है कि इस रीजन में कोई मुल्क श्रीलंका से लेकर मालदीव से लेकर भूटान से लेकर कोई मुल्क इनके साथ नहीं है। वो सारे के सारे जो कन्फ्रंटिव हो चुके हैं हिंदुस्तान के साथ। अब भी हिंदुस्तान को चाहिए कि ये सारी टेंशन को रिड्यूस करने के लिए और इस खित्ते को जंग में ना ले जाने के लिए सबसे मेन किरदार हिंदुस्तान ही कर सकता है कि कश्मीर का मसला रिजोल्व करे। ये जो कहते हैं ना कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अगर डिबेट कर दिया, हमें क्या है जी, क्या फर्क पड़ता है, अगर वो कहेंगे हम कहेंगे जी कि वो ब्रिटिश क्वीन को उतार दो, वो उतार थोड़ी देंगे। ऐसा नहीं है। रियलिटी में जितने ह्यूमन राइट्स वायलेशन कश्मीर में है पूरी दुनिया में नहीं हुई, जितनी डिस्पेरेंसीज वहां पे है पूरी दुनिया में नहीं हुई। दुनिया के किसी खित्ते में आप देख ले, तारीख उठाकर शुरू से लेकर, इतनी बड़ी फौजी कंसंट्रेशन कहीं पे भी नहीं हुई जितनी कश्मीर में है। और वो जवान मर्दों को देखें, अब ये सेकंड जनरेशन है फखर जो पैदा हुई इस जंग में। ये जो कहते हैं ब्लेम कहते हैं जी क्रॉस द बॉर्डर ये आ रहे हैं, वहां से आतंकवादी आते, यार बिल्कुल गलत। मैं कहता हूँ जो 9 लाख फौज फर्ज करें, वहां पे 80 लाख तो आबादी है सारी, हर 7 के पीछे इनका एक फौजी है। और जो पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल को अगर ये कंट्रोल नहीं कर सकते बाढ़ होने के बावजूद, तो फिर मेरे ख्याल में उस भारत को ये मैं मशवरा दूंगा कि वो अपनी आर्मी से टोल्टे वगैरह बनाएं जो उनकी किल्लत है, और उनको कहें जी को लोगों को सिखाएं जी कि ये टोल्टे जो ऐसे इस्तेमाल की जाती है उनका काम नहीं है। वो किसी सूरत पाकिस्तान की फौज के साथ नहीं लड़ सकते। अगर इनको ये शौक है तो ये आने वाला वक्त बता देगा। और एक चीज ये जान लें कि अगर कोई ऐसा एडवेंचर करने की कोशिश की तो वो जंग वहां पे रुकेगी नहीं किसी सूरत। हमारे वजीर आजम इमरान खान ने यही कहा था जब वो इनका पायलट वापस किया था कि ये जंग नहीं हम चाहते, हमको ये मजबूर मत करें कि हम जो आप एट्रॉसिटीज कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं, या हम पे जंग मसलत करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका हम जवाब नहीं दे सकते।
अगर आप ईंट फेंकेंगे हम उसका जवाब पत्थर से देंगे, मगर इनको सही। समझ नहीं आ रही है। अब ठीक है, इंशाल्लाह ये आने वाले वक्त में समझ आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। और जो जो वक्त गुजरेगा। सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। रोहित जी, एक इशू आज मतलब देख रहा था, पाकिस्तानी मीडिया में भी खैर काफ़ी चला, तकरीबन जितने टीवी चैनल है सब ने 7 बजे 8 बजे 7 बजे नहीं तो 8 बजे के स्लॉट पे उस पे एक सेगमेंट किया। अर्नब गोस्वामी साहब के हवाले से एक न्यूज़ चल रही थी, बल्कि उनकी व्हाट्सएप चैट जो थी वहाँ की पुलिस ने गालिबन उसको जिसे कहते हैं कि पब्लिक किया है, या मैं ये कहूँगा पब्लिक तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कि जो वहाँ पे उनको मिली थी तो उसके बाद उन्होंने शायद अपने जो आपस में ऑफिशियल लोग हैं उनको दिखाई, और वो अब तो खैर पब्लिक इसलिए हो गया कि पाकिस्तानी मीडिया में भी वो सारी की सारी चैट चल रही थी, और उसमें यही कहा जा रहा है कि गोस्वामी साहब जो थे या जो भी मतलब लोग हैं वहां पर, तो रेटिंग के लिए इस तरह की मतलब हरबे इस्तेमाल करते हैं। बीइंग ए जर्नलिस्ट, आप खुद भी एसोसिएटेड हैं मतलब टीवी चैनल या अखबार या जो भी है, मैं खुद भी करता हूं, मुझे भी पता है कि क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या वीकनेसेस होती हैं जिनको हम मतलब एक आम आदमी शायद नहीं देख पा रहा होता, लेकिन हम उसको छुपा के कवर करके और लेकिन हम कर रहे होते हैं, जो भी वजह होती है उसकी। कभी हुकूमत की वजह हो सकती है, कोई एस्टेब्लिशमेंट हो सकती है, या हमारे जो सेट्स होते हैं, सेट होते हैं, या हमारे मालिकान होते हैं, ऑनर्स होते हैं, उनके कहने पे, या कोई चैनल की जो भी पॉलिसी होती है। क्या देख रहे हैं इस चीज के हवाले से? अर्नब साहब के साथ मैंने खुद काफी सारे शोज, उनके शोज में मैं गया हूं, मैंने देखा है, करते हैं वो भाई, वो सीधी सी बात है, पाकिस्तान बैशिंग उनका सबसे बड़ा वो होता है, और यहाँ जो बीजेपी के खिलाफ कोई बात करता है तो उनको बड़े आड़े हाथों वो लेते हैं। तो क्या भी मतलब जर्नलिस्ट आपका क्या मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से स्पेशली? देखिए, अर्नब गोस्वामी का जो चैट अभी वायरल होता दिख रहा है, हाँ, अभी तक हमें ये नहीं पता है कि वो चैट सही है या गलत हाँ, है। अभी तक उस पर कोई रिएक्शन नहीं है हमारे हाथ में, ठीक है। हम्म, तो अभी रिएक्शन आने दीजिए, उसको पहले प्रूव हो जाए कि वो सही था, तब हम उस पर रिएक्शन दे तो बेटर है। और जहां तक अर्नब गोस्वामी, आप बोल रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी पाकिस्तान बैशिंग करते हैं, तो यार वो बैशिंग करते हैं तो वो यहाँ पे मैं भी पाकिस्तान के खिलाफ ही बोल रहा हूँ, राइट। हम्म, तो ये चीजें वो उनकी अपनी वो है, वो अगर प्रो पाकिस्तान बोले तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो प्रो पाकिस्तान बोले, ताकि पाकिस्तानी मीडिया उनको गोदी मीडिया बोलना बंद कर दे, तो वो एक बेटर सेकंड, रहेगा। हाँ जी। एक सेकंड, मैं खुद रोहित मैं खुद तकरीबन मुझे 7 या 8 साल हो गए पाकिस्तानी मीडिया के साथ काम करते हुए, बीच में इंटरनेशनल मीडिया के साथ भी एसोसिएशन रही, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के साथ, लेकिन अभी भी मैं इस वक्त भी मैं एक शो होस्ट करता हूं, ठीक है, या मैंने जो जो भी मतलब एज ए होस्ट या एज एन एंकर मैं परफॉर्म करता हूं, कभी भी मुझे, मैं इस ग्रुप के साथ जिसके साथ अभी मैं कर रहा हूं 6 साल मुझे हो गए, ठीक है, लेकिन कभी मुझे कभी भी एक सिंगल टाइम मैं आपको बता रहा हूं, मुझे कोई वो नहीं है, मैं मतलब आपको वही बात बताऊंगा जो है, मुझे कभी नहीं बताया गया कि यार हिंदुस्तान के खिलाफ तुमने कोई बात करनी है। एज ए होस्ट आप आ रहे हो, अगर आपने किसी को लेना, और मैंने बहुत सारे हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट को लिया भी, लेकिन कोई ऐसी मतलब इंस्ट्रक्शन, मैं सीधी सी बात करता हूं कि नहीं होती। अगर मैं बात कोई खबर लूंगा भी कि यार ये वाली खबर है और उसको मैंने अपने शो में शामिल करना है, तो उसके ऊपर मैं ये नहीं कहूंगा कि यार हाँ हिंदुस्तानी, ये बात आप मतलब कोई प्रूफ नहीं कर सकता इस बात को। मैं ये नहीं कहता, हमारे यहाँ एक बोल्ड टीवी है, आप भी गालिबन उसके ऊपर एज ए एनालिस्ट आपको वो लेते हैं हिंदुस्तान से, यहाँ पर इस्लामाबाद में, तो वो शायद, वो मैं कहता हूं कि वो शायद करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं करते। या हमारा ARY टीवी है जो इस चीज के ऊपर करता है, उसको हम प्रो गवर्नमेंट भी कहते हैं, प्रो एस्टेब्लिशमेंट भी उनको हम कहते हैं, वो करते हैं। बाकी इसके अलावा कोई मैंने मतलब जो बड़े मीडिया ग्रुप्स हैं मैंने उनको नहीं देखा, और छोटों को भी नहीं देखा कि मतलब वो यही लगे होंगे कि यार इंडिया को, मैंने कहा आज ये खबर, और मुझे मतलब बड़ी हैरानगी हुई कि मतलब ये वाली खबर आज चली है, जियो ने भी इसको चलाया, ARY ने ज्यादा चलाया, जियो ने इसके ऊपर एक तकरीबन 10 मिनट का सेगमेंट किया है। राइट। अब देखिए, ऐसा है कि जहां तक आपने बोला कि आपको मालिक से कभी नहीं बोला गया, मालिक इंडिया में भी नहीं बोलते हैं, मैंने नहीं देखा। मैं कई चैनल्स में काम कर चुका हूं, मैं इंडिया टीवी में भी काम कर चुका हूं, मैं इंडिया न्यूज में भी काम कर चुका हूं, मैं नेटवर्क 18 में काम कर चुका हूं, मैं सहारा में काम, मेरे को भी किसी मालिक ने नहीं बोला, ठीक है। तो ये होता है कि आपको कोई बात गलत दिख गई। अब बीजेपी मतलब रजत शर्मा इंडिया टीवी के, उन्होंने, मेरे उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ, उनको बोला जाता है कि वो बीजेपी के खास हैं, बहुत सारी चीजें बोली जाती है कि अरुण जेटली के दोस्त हैं,
प्राइम मिनिस्टर से उनकी पर्सनल दोस्ती है। उन्होंने हमेशा मीटिंग्स में ये बोला कि जो खबर सही है आप वो चलाइएगा। आप, मैं इंडिया टीवी में नहीं काम कर रहा हूं तो मैं उनकी तारीफ क्यों करूं? मैं उनके मैं उनको कोट करके बोल रहा हूं कि उन्होंने मीटिंग्स में ये बोला कि भाई जो सच है आप वो चलाइए, मैं आगे देखूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जहां पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि कुछ झूठ है, जैसे कि मैं अभी बताता हूं आपको, पोती साहब ने इतना कुछ बोला, मैं आपको बताता हूं क्यों पाकिस्तान बैशिंग सामने आती है। पोती साहब ने इतना कुछ बोला, अमित साहब ने, इन्होंने बोला इकोनॉमिक कॉरिडोर इंडिया के लिए प्रॉब्लम है। अरे भाई इकोनॉमिक कॉरिडोर खुद नहीं चल पा रहा, चाइना पुल आउट कर रहा है, इंडिया के प्रॉब्लम क्यों होगा? आपका वो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। ये चीजें, अब इन्होंने बोला यूएसएसआर हमारा दोस्त था, जब उसके दिन बुरे आए तो हम उससे अलग हो गए। अब इसमें फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है भाई, 1962 में जब चाइना से वॉर हुई थी तो यूएसएसआर ने बोल दिया था कि चाइना हमारा भाई है, इंडिया हमारा दोस्त है, हम नहीं हेल्प करेंगे। जिसके बेसिस पे आप लड़ रहे थे वो हाथ खींच गया, तो आप तो मारे गए ना। उसी के बाद से हमारा इससे यूएसएसआर से हमारे रिश्ते खराब होने शुरू हो गए थे। हम अमेरिका की ओर टिल्ट तभी से शुरू हो गया था, 62 से ही। अब इन्होंने ये बात तो नहीं बताई, फैक्ट ये है। उसके बाद जब अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन घुसा तो इंडियन गवर्नमेंट भी इनसिक्योर हुई थी, जैसे पाकिस्तान इनसिक्योर है ना, वैसे इंडियन गवर्नमेंट भी इनसिक्योर हुई थी 79 से। आप तभी से देखेंगे कि 79 से ही हम लोगों ने अपनी परचेजेस बाहर कर शुरू कर दी थी। मिराज हमने लिया, फिर उसके बाद बोफोर्स गन हमने ली, सारी की सारी हमारी परचेजेस 90% ज्यादा परचेजेस हमारी सोवियत यूनियन से बाहर चली गई थी, क्योंकि हमें लग रहा था कि अगर वो पाकिस्तान में घुसा और इंडिया से लड़ा तो हम उसी का वेपन्स लेके उसी से कैसे लड़ेंगे भैया, राइट। तो ये चीजें चेंज हुई थी। इन्होंने उसको प्रोजेक्ट कैसे किया कि भाई हमने वो खराब दिन बुरे आ गए तो हमने दोस्त चेंज कर लिया। नो, ऐसा नहीं था। तो इसलिए वो एंटी पाकिस्तान बन जाता है। इन्होंने एक और सेंटेंस बोला कि इंडिया जो है अपने वो नेपाल को और भूटान को और मालदीव को और बांग्लादेश को हड़प चुका होता हिंदुत्व। भाई हमने 1975 लास्ट ईयर था जब इंडिया का एरिया बढ़ा था, राइट, इंक्रीज हुआ था। सिक्किम जो कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री था, वो इंडिया और चाइना के बीच में, वो इंडिया में आया था। उसकी पार्लियामेंट ने लॉ पास किया था कि भाई हमें इंडिया में जाना है। तब इंदिरा गांधी ने बोला था कि आप अपनी पार्लियामेंट से पास करा रहे हो तो आ जाओ। तब हमने उसे लिया था। हम तो उसे लेने के मूड में नहीं थे। हमने उसकी गरीबी को, इतना गरीब कंट्री था, उसमें रोड नहीं थी, हमने सारा रोड सब कुछ बनाया उसमें। हमें उसकी पॉवर्टी एलिवेशन करनी पड़ी, उसमें डेवलपमेंट करना हमारा खर्चा था, हमारा पैसा खर्च हो भाई। ये चीजें दीज थिंग्स, इस तरीके की, अगर इस तरीके का प्रोपेगेंडा वहां से चलेगा तो अर्नब उसका जवाब देंगे यार, है ना। और उसको आप अगर एंटी पाकिस्तान बोलेंगे तो भाई ये तो एंटी पाकिस्तान होगा ना जब हम वहां की चीजों को क्लेम क्लियर करेंगे, है ना। अब इन्होंने एक सेंटेंस और बोलता हूं मैं, एक सेंटेंस इन्होंने बोला कि आपकी आर्मी इतनी सारी है और इतनी सारी आर्मी के होते हुए टेररिस्ट आ जाते हैं तो आप अपनी आर्मी से क्या करवाएं, जूते बनवाएं कुछ। भाई आपकी आर्मी कितनी खड़ी है बलूचिस्तान में? आपकी आर्मी नहीं है। आपकी आर्मी के होते हुए टेररिस्ट आ जाते तो आपकी आर्मी तो खैर जूते बना ही रही है, फौजी फाउंडेशन बनाता है, ठीक है। आपकी आर्मी रेस्टोरेंट चलाएगी, वो आपकी आर्मी पेट्रोल दे रही है। मतलब अपनी आर्मी को डिस्बैंड कर दीजिए। आप ये चीज अपने ऊपर क्यों नहीं लागू करते, हमारे ऊपर क्यों कर रहे हैं भाई? और अगर मैंने थर्ड ग्रेड पावर बोल ही दिया, या मतलब एक हमारे मिनिस्टर ने वो 10 साल पहले बोला था, आज नहीं बोला था, 10 साल पहले बोला था उसको जब क्वीन की यहाँ विजिट हुई थी कि वो थर्ड ग्रेड पावर है ब्रिटेन। आज की डेट में वर्ल्ड की इकोनॉमीज, यूएसए उसकी 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 जीडीपी क्या है, $20 ट्रिलियन, चाइना की $14 ट्रिलियन, जापान की $4 ट्रिलियन, जर्मनी की $3 ट्रिलियन। उसके बाद आता है यूके जिसकी $2.6 ट्रिलियन और इंडिया जिसकी $2.5 ट्रिलियन, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रांस जो कि हमसे नीचे है। अब तो उस इकोनॉमी को जो कि नेक्स्ट ईयर हमसे आगे चला जाए, जिससे हम आगे चले जाएंगे, तो उसको क्या हम फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमी बोले? वी डैम केयर, हमें क्या पड़ता है कौन यार। और जहां तक बोला कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, भाई हमारा वो पकड़ा था तो टांगे कांप रही थी आपके आर्मी चीफ की, एक बार पत्थर से दोगे तो वो तो पता नहीं क्या नाचना शुरू कर देंगे। ऐसा ना करें भाई। हम मतलब हम भी पीसफुल बात करना चाहते हैं, लेकिन टांगे कांप जाए अगर आर्मी चीफ की तो फिर ऐसी ये गलत चीज नहीं है। आर्मी चीफ की इज्जत होती है, उसकी टांगे ना कपाएं यार, पसीने ना आए उसको। सॉरी, एसी में रखिए। रोहित, वो स्टेटमेंट जो आप लोग बता रहे हैं, मैं आप लोगों के मेरे ख्याल कोई 12 चैनल पे ये मैं बात कर चुका हूँ कि न तो आर्मी चीफ जो है ना, वो आर्मी चीफ आपका हो या पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश और उसका, उसकी टांगे नहीं कांपती। वैसे मैंने उनको कहा कि सोल्जर इज ए सोल्जर,
वो किसी भी कंट्री का होगा ना, वो सोल्जर होगा, वो बना इसलिए होता है, उसकी ट्रेनिंग इसी तरीके से भी होती है, ब्रॉट अप पूरा हुआ होता है, उसने जो 20-25 साल लगाए होते हैं, तो उसकी इस चीजों से टांगे नहीं कामनी। हम जैसे आम लोग, मतलब जैसे कहते हैं ना, यहाँ पे आपके यहाँ भी मैंने सुना है कि काफी सारी दुश्मनियां होती है, तो हमने वो सारी चीजें, मेरी फैमिली और मैंने देखी हुई है, तो मुझे इन चीजों से सच मुझे कोई वो नहीं होता। अगर मुझे कोई कहेगा कि यार AK-47 है, तो मैं कहता हूँ यार क्या हो गया, मेरे पास भी तो 3 पड़े हुए। एक बात कर रहा हूँ आपको, तो वो सोल्जर होता है वो। खैर उनका जो स्टेटमेंट आप आया सादिक साहब की बात कर रहे, वो बात कर रहे थे शाह महमूद कुरैशी साहब की, लेकिन उसकी भी टांगे नहीं कांपनी चाहिए थी, मैं ये कहूंगा। वो भी फॉरेन मिनिस्टर है हमारे, लेकिन वो कह रहे थे कि उनकी टांगे कांप रही थी, पसीने आ रहे थे। वो तो पोटी साहब को ज्यादा बेहतर पता होगा, क्योंकि इनके नहीं, एक चीज फखर साहब, एक चीज बताऊं, आप असली जिसे बोलते हैं ना हिंदी में देशभक्त, वतन परस्त वो हैं। आपने आर्मी चीफ की इज्जत बचाने के लिए कुरैशी साहब की बजा दी, ये बड़ी गड़बड़ है। नहीं, रोहित जी मैं सॉरी जोशी साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। मैं जितना मुझे अगर FIA के नोटिस आए ना, 2 या 3 नोटिस मुझे आ चुके हैं, वो मेरे ट्वीट्स की वजह से मुझे रोहित जी आ चुके हैं। मैं बिल्कुल उसके ऊपर जिसे कहते हैं लगी लिपटी नहीं रखता, बिल्कुल भी लगी लिपटी नहीं रखता। मेरे फादर खुद सोल्जर रहे हैं, ठीक है, और एंड में ISI से रिटायर्ड हुए थे, बट मैंने कभी उनके साथ भी, मेरे यकीन करें कि मेरा बड़ा, मतलब जिसे कहते हैं ना, मेरा बड़ा इख्तिलाफ रहता है। मैं उनको कहता हूं, मैं कहा बाबा आपकी अपनी सारी बातें सही होंगी, लेकिन जो आपकी पॉलिसीज है आपने तो खैर नहीं बनाई, आप एक मतलब सोल्जर के तौर पे आपने भी काम किया, सर्व किया, ओके फाइन। तो मैं वो बात करता हूं, मुझे कभी ये चीज नहीं होती जहां पे होता है जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के ऊपर सबसे ज्यादा बात फखर यूसुफजई ने की। आप लोग मेरी वीडियोस देख लें या मेरी ट्वीट्स देख लें, मैं लिहाज नहीं करता। पापा जॉन में रोज लिखता हूं, कल भी मेरी 3-4 ट्वीट्स इसी के हवाले से थी, और उसी के ऊपर मुझे फिर लोग कोई फोन कर लेते, कोई क्या कर लेते, लेकिन अपनी चीजों से मैं बाज नहीं आता। तो मैं उस सेंस में बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं सोल्जर के हवाले से कह रहा हूँ। सोल्जर वो आपके मुल्क का हो या मेरे मुल्क का, वो सोल्जर होता है और वो तगड़ा होता है। ये अलग बात है अगर वो कारोबार शुरू कर लेते हो, पिज्जे बेचना शुरू कर लेते हैं, तो फिर उसकी वो सोल्जरशिप जो है वो खत्म हो जाती है। ये बात मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। सर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते। देखिए रोहित को मैं 2 चीजें बताना चाहता हूँ। एक तो ये जो कह रहे हैं ना कि 1962 में इनके तलाकात खराब हो गए थे सोवियत यूनियन के साथ, ऐसा हरगिज नहीं है। 1971 की जो बांग्लादेश इसमें क्रिएट हुआ था, उसमें सोवियत यूनियन ने, वो मानता है कि उसने कलकत्ते से हिंदू उठाए और उनको मुक्ति बानी ट्रेन किया, जो लोग वहां पे लड़े पाकिस्तान की फौज के। इनके उस वक्त के आर्मी चीफ खुद कन्फेस करते हैं कि वो बड़ी बहादुरी के साथ लड़े, मगर वो एक तारीख हो गई है। जहाँ तक रोहित, ये जो करंट आर्मी चीफ है ना, ये बाजवा जो होते हैं ना, ये जाट होते हैं। ये एक तो उनका कद भी 6.5 फुट से ज्यादा है, दूसरा बड़े बड़े लंबे हाथ हैं। ये आपको गलतफहमी है, वो सब्र वाला आदमी है। अगर वो छिड़ गया, अगर उसको छेड़ दिया गया, तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं इसकी वजह से आपको नहीं कह रहा। देखिए आप लोग हैं जो वो माहौल ऐसा क्रिएट कर रहे हैं, जंग की हालत में लेकर जा रहे हैं। हम नहीं लेकर जा रहे, ना पाकिस्तान लेके जा रहा है। मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जब आए थे 2 साल पहले, तो आप लोगों ने उनकी बात को वजन नहीं दिया। उन्होंने कहा था आप बेहतरी की तरफ, दोस्ती की तरफ 1 कदम उठाएंगे तो हम 2 कदम उठाएंगे, मगर हिंदुस्तान की तरफ से वो पॉजिटिव जवाब नहीं आया। और बाकी की जहां तक तल्लक है, देखें जो आप ये इंडियन मीडिया के, इंडियन चैनल्स का कह रहे हैं, ये कहते हैं जी नहीं वो बैशिंग करते हैं। बैशिंग कुछ और होती है। मैं फगर में जाया करता था ये इंडियन चैनल्स पे ना, स्पेशली जो अजरबैजान की और आर्मेनिया की जंग थी, आप अब भी सारे के सारे प्रोग्राम निकाल के देख लें, इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। ओ ये मुसलमानों की और ईसाइयों की जंग होने जा रही है, इसमें पाकिस्तान ने दहशतगर्द भेज दिए, इसने तुर्की में, मसलन जिनका हकीकत के साथ कोई दूर तक तल्लक भी नहीं था। आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, बहुत बेहतर समझते हैं, आप एक मैच्योर्ड जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिज्म क्या होती है कि आप सच्चाई को लोगों के सामने लेकर आए। अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है तो वो ज्यादती लिखें, अगर कोई चीज बेहतर कर रहा है तो उसको बेहतर करें। देखिए ये आज का मीडिया क्या होगा, हिंदुस्तान का मीडिया, मैंने इसलिए जाना छोड़ दिया कि वो क्या करते हैं कि जब हम उन काउंटर जवाब देना शुरू करते हैं तो वो वॉल्यूम म्यूट करना शुरू कर देते हैं, वो हमारी आवाज लोगों तक नहीं पहुंचने देते। फिर बाद में मुझे किसी दोस्त ने मशवरा दिया जी कि आप किस लिए पिट रहे,
सच्ची बात है जी कि वो ताने मीने से बाहर नहीं आ रहे। और ये अर्नब का आप कह रहे कि उनका तो स्टेशन, वो लोग खुद मानते हैं, ये मेजर गुरु आर्या, वो फोन यहाँ से कहता है कि मैं बलोचिस्तान में आप फलाम बंदे को करूं, ये एक एविडेंस है। उसने कहा जी कि आपके कल देखना हम इसका जवाब देंगे, दूसरे दिन कराची में हो गया। देखिए रॉक के अगर लोग वहां पे बैठ के चैलेंज करेंगे पाकिस्तान की रिट को, तो क्यों ये तलाकात अच्छे होंगे, क्यों बेहतर। कश्मीर पे ये नहीं मान रहे, ये कहते हैं जी कि वो तो हमारा ही टूटंग है, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा, बलूचिस्तान में वो चैलेंज करके दुनिया के सामने भेजते। और ये जो इंफॉर्मेशन लैब वाला अभी इनका वो आया था, यूरोपियन ने जो वो डिस्क्लोज किया, ये हम नहीं कह रहे, ये दुनिया कह रही है कि आप लोगों ने 15 साल तक पाकिस्तान को डिमाइज करने के लिए कि क्या क्या हरबे किए, क्या क्या जाली किस्म की नोटंगियां की। जो लोग मर चुके हुए थे उनकी आइडेंटिटी, उनकी एनजीओ को लेकर, उनके जो कंपनियां उनको लेकर कितने आप लोगों ने पैसे खर्च किए इवन यूरोप में कि पाकिस्तान को बदनामी पहुंचाने के लिए। मगर ये तारीख गवाह रहेगी, गवाह है कि देखें ये कौम किसी सूरत, ये आपकी हिंदुस्तान की हुकूमतों की गिदड़ बकियों से कभी मायूस ना होने वाली है, ना मायूब होने वाली है। और फिर रोहित, आप जानते हैं कि आपकी फौज में एक दो लोग थे लड़ने वाले, एक सिख थे, दूसरे नेपाली थे। वो आपके सामने सिख अब क्या कह रहे हैं, सिखों का आपने क्या हालत किया, आप उनको भी अपना दुश्मनी बना लिया है। और वो फौजी सबसे ज्यादा अभी अगर आप कोई बेइज्जत हो रहा है इंडियन आर्मी में या तजलील हो रही है, वो सिख फौजियों की हो रही है और नेपालियों की हो रही है। ये जो आप मुझसे भी बहुत बेहतर जानते होंगे, फखर बहुत बेहतर जानते होंगे, ये देखें, ये जो खित्ता है ना जिससे पाकिस्तान की आर्मी आती है, ये हजारों साल से ये मार्शल रेस आ रही है। और ये लोग जंगजू हैं, ये लोग लड़ना जानते हैं, साजिशें हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये अभी आप जो जिक्र कर रहे थे अफगानिस्तान का जी के सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आ गया, देखें ये वार्म वाटर कैप्चर करने के लिए पिछले 40 साल से यहाँ पे जंगें हुई हैं। नेटो 56 कंट्रीज थी, उनके भी वही अज़ाइम थे जो सोवियत यूनियन के थे, मगर नहीं कामयाब हो सके। चाहे आईएसआई को ब्लेम दें, फौज को, किसी को भी ब्लेम दें, मगर रियलिटी है कि यहाँ के जो गयूर फौज है, यहाँ की गयूर जो एजेंसीज है, या यहाँ के गयूर और बहादुर जो लोग हैं, वो अपने खित्तों को डिफेंड करना जानते हैं। और इंशाल्लाह हम हिंदुस्तान को आप भी यही कहते हैं कि ये जो कश्मीर में जुल्म है ये खत्म करें, उन लोगों को राइट दें, और जो आपने प्रॉमिस की हुई है उसको फुलफिल करें। बहुत शुक्रिया चौधरी हमीद पोटी साहब एंड रोहित, आपका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि टाइम का जवाब मैं इनका एक जवाब देना चाह रहा था एक्चुअली। रोहित जी 30 सेकंड में। हाँ बिल्कुल, इन्होंने 2-3 गलत इंफॉर्मेशन दी थी, वो मैं दूंगा। पहली चीज इन्होंने बोली कि 71 में यूएसएसआर ने मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट किया था। यहाँ इन्होंने क्रेडिट छीन लिया हमारे ही आदमी से, जनरल मानेकशॉ से। हमारी आर्मी ने ट्रेनिंग दी थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल चुके। दूसरी चीज इन्होंने बोला मुक्ति वाहिनी को बनाई थी जिन लोगों ने, वो हमारे थे, वो आर्मी ने, बंगाली नहीं थे, वो कलकत्ते से आर्मी ने कर गए थे लोग। एक मिनट वो मुक्ति वाहिनी में वो सारा रिकॉर्डेड है कि कौन कौन थे। सबको वीर श्रेष्ठ और दूसरे बांग्लादेश के अवार्ड्स मिले हैं, आप देख लीजिएगा, वो नेट पे अवेलेबल है, हर जगह है। वो हमारी आर्मी ने बनाई थी, वो यूएसएसआर ने, हमारे यूएसएसआर से हमारा एक पैक्ट था, नॉन एग्रेशन पैक्ट, लेकिन यूएसएसआर ने एक भी गोली चलाई हो तो मुझे बता देना। 71 वॉर हमने अकेले लड़ी थी, हमने अकेले लड़ी थी। अब आते हैं बाजवा जो है वो जाट है, तो जाट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो बताए जाते हैं पठान, और आपके ए के नियाजी 71 में पठान ही थे। सरेंडर किया था 90,000 का, क्या? अरे सरेंडर तो किया था, साजिश कुछ भी हो, सरेंडर तो किया था, है ना। और आपने बोला, और एक मिनट, आपने बोला कि गौरव आर्या ने बोला कि कल हम इसका जवाब देंगे और कराची में ब्लास्ट हो गया। तो गौरव आर्या 4 बार बोल चुके हैं कि कल
कल देखना पीओके इंडिया में होगा, वो क्यों नहीं दे देते, वो भी दे दीजिए, सच बनाइए ना उसकी हर बात को। बस हाँ ठीक है मतलब कहीं से भी ना। रोहित रोहित थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ये बहुत बड़ी चलिए। लंबी बहस है, इसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो ये खत्म नहीं हो सकती। उसकी वजह ये मेजर गौरव हमारे बड़े अच्छे दोस्त है, बड़ी गपशप होती है, और मुझे यकीन करे जब लोग यहाँ पे उनके बारे में बातें कर रहे होते हैं तो मैं हंसता हूँ, कहते यार क्या हो गया वो इतनी, मतलब मैं कहता हूँ यार वो मुझे तो बड़ा जिसे कहते हैं कि बहुत ही इनोसेंट किस्म का आदमी लगता है यार। फौज से उसने रिटायरमेंट ली और मीडिया को उसने ज्वाइन कर लिया, वो मतलब जिसे कहते हैं कि जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रहा होता है। और मैंने कहा उनकी बातों का यकीन करें, मैंने कहा ये कोई नहीं होता कि अगर वो वहां से मोबाइल के ऊपर मैं कहूंगा यार मेरे पास श्रीनगर के 200 लोगों के नंबर है तो मैं क्या श्रीनगर में अब 200 लोगों को इकट्ठा करूंगा और कहूंगा इंडियन आर्मी के खिलाफ खड़े हो जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हाँ मुख्तलिफ किस्म की तरीकेकार होते हैं मुख्तलिफ तरीकों से, लेकिन उसमें मुझे नहीं लगता कि हमारे मेजर गौरव आर्या साहब का कोई हाथ होगा। हाँ वो स्क्रीन पे बोलते हैं, ये उनका हक है, अपने मुल्क की नेशनलिज्म है उनके अंदर। मेरे ख्याल हम भी बैठ के अगर हम बोले अपने मुल्क की बात करते हैं, हाँ गलत पॉलिसियों का हमें गलत कहना है। मैं कहता हूं मुझे लोग इस पे भी बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि यार तुम रॉ से पैसे लेते हो, और पता नहीं कोई कहता है कि तुम अफगानिस्तान से पैसे लेते हो, कोई कहता है अमेरिका से लेते हो। तो जो गलत है उसको हमें ठीक करना है, अगर हम उसको ठीक नहीं करेंगे तो मजीद जिसे कहते हैं ना नासूर, जिसको हम कहते हैं उस जख्म को हम नासूर बना रहे हैं, तो उसके ऊपर हमें बात भी करनी चाहिए और उसको ठीक करने की कोशिश भी करनी चाहिए। वो हमारे बेशक फौजी इदारे हों या कोई हमारे ब्यूरोक्रेसी हो या हमारे पॉलिटिकल लोग हों या हमारी हुकूमत हो, अगर वो कोई गलत चीज करती है तो मेरे ख्याल में उसको हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए, और हुकूमत और उन इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वो ठीक कर दें। तो इसके ऊपर जो मुक्ति बहानी और इसके हवाले से मतलब आइंदा किसी डिबेट में बात करेंगे कि इसके मतलब रीजन जानने की कोशिश करेंगे, और अगर कोई किसी मुल्क में इस तरह की हरकत करता है तो उसको आज हम किस तरीके से एफएटीएफ बना हुआ और ये सारी चीजें हुई हैं, तो इस पे मेरे ख्याल में किसी और डिबेट में, क्योंकि लंबी डिबेट है, ऑलरेडी हमारा टाइम हो चुका है। रोहित जी थैंक यू वेरी मच, एंड चौधरी हमीद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने शो को ज्वाइन किया, व्यूअर्स आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप शो देखते हैं, और अगर लाइक करें तो बहुत अच्छा है, अगर लाइक ना भी करें तो कमेंट सेक्शन में आपकी अगर कोई बात है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, मैं अक्सर आप लोगों को आपके सवालात के जवाब देता हूं, तो वहां पे आप बात कर सकते हैं इस शो के हवाले से या किसी और शो के हवाले से अगर आपने बात करनी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। थैंक यू।